मैं थोड़ा सा फिजिकली उतना सही नहीं था शुरुआत में, रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था मुझे। स्ट्रोक तक की पोजीशन आ गई थी कि भाई खाना भी ढंग से नहीं खाया जा रहा। एक दिल्ली किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने बोला कि भाई ये बीमारी 99.9% डेथ के साथ जाती है, मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा। पहलवानी में ताकत चाहिए, शरीर फिट होना चाहिए, और आपको अर्थराइटिस था जो आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर खा रहा था अंदर ही अंदर, तो उससे कैसे ओवरकम किया आपने? मेरी लाइफ में मेरा जो मोटिवेशन है सारा रिजेक्शन है। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, रेसलर बना। एक शब्द बोल नहीं सकता था तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना। मुझे मौका मिला इन्हें नाम से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर था मैं। अब मैं MMA करने जा रहा हूँ, यानी इस एज में वर्ल्ड का पहला आदमी हुआ जो MMA कर रहा है, और इंडिया का फर्स्ट मेल रेसलर हूँ जो MMA टर्न कर रहा है। पर जब आप गए थे बिग बॉस सीजन 7 में, तब क्या सोच के गए आप? BP, शुगर, डोट, TB, कैंसर, जॉइंटिस, अर्थराइटिस, ये सारी बीमारी है ना, सब क्योरेबल लाइफस्टाइल डिजीज हैं। जिसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वहाँ से लेके प्रधानमंत्री के घर तक की जो यात्रा है वो कैसी रही? मैंने वो ऐड तब छोड़े जब मेरे अकाउंट में 920 रुपये, तो मैंने 2.5 करोड़ के ऐड छोड़े कोल्ड ड्रिंक के। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है रेसलर संग्राम सिंह, जो रेसलर हैं, जो एक्टिंग करियर में भी आ चुके हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी पूरी बताई कि कैसे उनकी मदर को छोटी सी उम्र में, जब उनकी छोटी सी उम्र थी तब पता चला कि उनको ये प्रॉब्लम है और उनको पहलवान बनाना था। कैसे उनकी जर्नी रही, कैसे आज जो वो हैं वहाँ तक आज भी उन्होंने अपनी फिटनेस को कैसे कायम रखा हुआ है। तो आगे जो जर्नी है, उनकी जो जर्नी जो भी रही है, वो उन्हीं के मुँह से सुनते हैं कैसा था उनका पूरा सफ़र। स्टार्ट करते हैं द ममता पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी, जय हिंद। जय माता दी। कैसे हो संग्राम जी? जी नमस्ते, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार कि आपने मुझे आपके इस पॉडकास्ट पे आमंत्रित किया। जी थैंक यू। आप पहले ये बताओ आप हो कहाँ से, और उस लैंग्वेज में आप एक बार अपने ऑडियंस को नमस्ते दे दो। भाई सारे भाईन राम राम। मैं हूँ अपने रोहतक तय, रोहतक इंदौर मेरा गांव पड़ा है मदीना। और वो कहते हैं ना कि भाई हम दिल की तो ठीक रहे हैं। वो एक पुरानी कहावत है, हरियाणा में सारे जाट ही हैं, कोई भी कास्ट के सब जाट ही हैं। वो कहते हैं भाई जाट साथ छोड़ देगा फिर साथ नहीं छोड़ेगा। तो वे देसी हैं, यहाँ से हैं, तो बहुत प्राउड फील करना चाहिए हम सबको जहाँ से भी हम हैं, चाहे हम हरियाणा से हैं, हम गुजरात से हैं, हम पंजाब से, हम राजस्थान से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। हम सब एक परिवार हैं, पूरा विश्व एक परिवार है। जैसे हमारी को नहीं वसुदेव कुटुंब है कि भाई सारा संसार हमारा परिवार है। और आजकल तो खाना बदोश हो गए हैं। पहले गांव में आते थे ना मदारी खेल दिखाने के लिए, यहाँ पे खेल दिखा, दाने इकट्ठे कर लिया, अनाज इकट्ठा कर लिया, वहाँ पे दिखा इकट्ठा कर लिया। तो आजकल जो मौका मिलता है यार, रेसलिंग कर लो, शो कर लो, फिल्म कर लो, या खुद पढ़े नहीं और पढ़ा दो, बाकी चीज़ कर दो। तो मतलब आजकल तो वही हो गया है। आप रेसलिंग में आए, था कोई फैमिली में पहले, कैसे मतलब दिमाग में आया कि रेसलिंग में जाना है? देखिए ममता जी, आप भी वही से हैं जहाँ से मैं हूँ। अब हरियाणा में 2 ही खेल फेमस थे पहले, कुश्ती, फिर बाद में कबड्डी आता था। और क्रिकेट का बैट आता था 30-40 रुपये का, इतने पैसे होते नहीं थे। एक जब आम फैमिली से आई, टेनिस, बैडमिंटन ये सब होता है, लंगोट आता था 5 रुपये, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। तो और अखाड़े में जाने को पैसे लगते नहीं थे। और गांव में एक बार मिट्टी कुश्ती देखी कि पहलवान को घी मिल रहा, दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। और एक जो कुश्ती लड़ता था ना, एक इज्जत का थोड़ा सा प्रतीक होता था, सिंबल होता था कि भाई वो उसका लड़का या उसका वो कुश्ती लड़ रहा। तो बैठकों में उसकी बात चलती थी, जो अपनी बैठक होती ना, जिसको चौपाल बोलते हैं बाकी। तो और बड़ा भाई था मेरा, अखाड़े में जाता था। तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता, मगर मैं थोड़ा सा फिजिकली उतना सही नहीं था शुरुआत में, रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था मुझे। तो ये वहाँ से लगा कि भाई पहलवान बनना। तो और एक दूसरा क्या है कि आजकल मीडिया ने, सब ने ना पहलवान शब्द को थोड़ा डिफरेंट यूज़ कर दिया है। पहल का माने प्रथम, आह्वान माने हर चीज़ में जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होगा वो पहलवान होगा। हु इज़ द पर्सन, इज द ही और सी इज द फिजिकली मेंटली डिसिप्लिन फर्स्ट, ही और सी इज रेसलर। तो ये शब्द थोड़ा सा डिफरेंट का। आज कोई कुछ छुटपुट बदमाशी करता रहे, 2 पहलवान बुला लाओ, 2 पहलवानों कर दो।
एक कोई फिल्म आई थी खोसला घोसला, अरे वो 5 पहलवानों इकट्ठा कर दो। तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि क्या है कि कुश्ती ने अपने देश को बहुत इज्जत दी है। हमने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं इंडिविजुअली स्पोर्ट्स में, और हरियाणा तो उस चीज़ के लिए प्राइड है कि मतलब एक पुरानी कहावत है, घर में गाड़ी हो या ना हो, पशु हो या ना हो, घर में छोरा छोरी लड़का लड़की है ना, वो तगड़े होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो यही कारण था कि पहले इतने पैसे होते नहीं थे, बाकी चीज़ होते नहीं थे कि कुश्ती करो, कुश्ती में आ गए, फिर वो शौक़ लगा, धीरे धीरे जर्नी, कहते ना कि ठोकर खा गए ठाकुर बन रहे हैं, वहाँ से शुरुआत की, तो अखाड़े में आने का यही कारण था। और जैसे अर्थराइटिस आपने बताया, तो फिर उससे कैसे ओवरकम किया, क्योंकि वो तो पहलवानी में ताकत चाहिए, शरीर फिट होना चाहिए, और आपको अर्थराइटिस था जो आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर खा रहा था अंदर ही अंदर, तो उससे कैसे ओवरकम किया आपने? देखो, जब मैं 3-3.5 साल का था ना, मेरे पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ, पता नहीं था कौन सी बीमारी है, पैरों में दर्द स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे घुटनों पे आ गया, तो कहते पेट में कीड़े हुए हैं, बाकी ये हो गया है, दूसरा हो गया है, इस डॉक्टर को दिखाओ, उसको दिखाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो कभी यहाँ दिखाया, और मेरी जो माता जी है ना, मुझे गोद में उठा के जाती है 2-2 किलोमीटर, क्योंकि उनके पास उतने ना पैसे होते थे ना इतना वो कुछ होता था, हम्बल फैमिली से वैसे आए। फिर वो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा हो गया कि वो मेरे हर जॉइंट पे आ गया। मैं अगर अपना मुंह धोता था तो मतलब मेरा हाथ नहीं उठता था, मतलब स्ट्रो तक की पोजीशन आ गई थी कि भाई खाना भी ढंग से नहीं खाया जा रहा। फिर घर वालों ने ऐसे थोड़े बहुत ऐसे पैसे वैसे इकट्ठे किए, दिखाया, वो एक दिल्ली किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने बोला कि भाई ये बीमारी 99.9% डेथ के साथ जाती है, अच्छा, ये ठीक नहीं होगी। मैं जब 7-7.5 साल का था, ये बच्चे को बाहर बैठा दो, मुश्किल से 6 महीने ज़िंदा रहेगा। मगर मेरी माँ ने हार नहीं मानी, मैंने भी हार नहीं मानी। वो ये कहती इस बीमारी में ना मसाज मत करो, वो है ना, कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड यानी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से, दिन में 10-12 बार मसाज करते थे मुझे, और मुझे कह के सुलाते थे कि मेरा बेटा पहलवान बनेगा। ये सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि अफर्मेशन की जो ताकत होती है कि भाई हम बोल के सोते हैं, कह के सोते हैं, तो उसकी मेहनत है। फिर नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, फिर डॉक्टर मिले थे मुझे, डॉक्टर यादव दिल्ली में होते थे, अब काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी सलाह दी, कुछ टैबलेट दी, शुरुआत में आराम हुआ, फिर नॉर्मली। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अर्थराइटिस 30 तरीके का होता है। एक अर्थराइटिस होता है कि जैसे हम दवाई लेते हैं डॉक्टर की, तो क्या होता है कि वो ऐसे हड्डियों में जाएगा, ब्लड पतला हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि हमें आराम हो गया है, मगर फिर वो गैप बन जाएगा, ऐसे हड्डियाँ काट दिया, गैप बन गया, गैप बनने के बाद है ना, फिर वो ज़िंदगी भर के लिए हड्डी का गैप ठीक होता है नहीं, तो इसलिए बोलते हैं अर्थराइटिस ठीक नहीं होता। मगर मैं आज सबको बता रहा हूँ कि अर्थराइटिस 200% क्योरेबल है। बीपी, शुगर, डोट, टीबी, कैंसर, जॉइंटिस, अर्थराइटिस, ये सारी बीमारी है ना, सब क्योरेबल लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। ये कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि भैया वैसे होती है, क्योंकि जब हम उल्लू बन जाते हैं ना, उल्लू क्या होता है, पूरा जागता है, दिन में सोते हैं। जो आजकल के जो हमारे युवा दोस्त क्या करते हैं, पूरा जागेंगे, दिन में सोएंगे, और फिर बोलेंगे आई एम पार्टी एनिमल। फिर वो पार्टी एनिमल है ना, 40-45 की बात चलते फिर केमिस्ट बन जाते हैं, 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे दवाई खानी है, मैं समझ रहे हो ना। तो क्या है, अगर लाइफस्टाइल आपने ठीक कर लिया तो आप इनको, इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। और मैं ढेर सारी चीज़ें बताता हूँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें बताता हूँ कि भैया आप इस हिसाब से खा सकते हो, इस हिसाब से रह सकते हो। और 90% बीमारी पता कहाँ होती है, 90% बीमारी हमारे माइंड में होती है, 10% सिर्फ बॉडी में होती है। अब मेरी लाइफ में मेरा जो मोटिवेशन है सारा रिजेक्शन है। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, रेसलर बना, एक शब्द बोल नहीं सकता था, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना। मुझे मौका मिला इन्हें आर्मी से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर था, मैं ब्रांड एम्बेसडर था। फिर आजकल मैं बहुत कम पढ़ा हूँ, मैं तो वो स्टूडेंट था 33% आ गए, तो घर वाले पीटेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ से हम आते हैं बहुत बेसिक थे। आजकल मुझे मौका मिलता है, मैं IIT IIM से लेके हार्वर्ड जाता हूँ, मेरे ढेर सारे युवा दोस्तों से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ। लबासना जाता हूँ, पहले मैं दिल्ली पुलिस में था कभी, तो तब हमें पता नहीं था कि क्या था, कि एक IPS से मिलने बड़ा टाइम लगता था। वो था, आज मैं लबासना जाता हूँ, जहाँ सारी ट्रेनिंग करते हैं, उनको सिखाता हूँ कि भाई आप फिट रहो, ऐसे एथिकल तरीके से देश चलाओ, या ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ हो सकती है। तो क्या है, हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया हमें नहीं जानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। जो इंसान जब खुद को पहचान लेता है ना, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दिमाग और छाता अगर नहीं खोलोगे ना, तो बोझ है।
खोल लिया, अगर छाता आपने खोल लिया तो बारिश से ही बचाएगा, धूप से ही बचाएगा। ऐसे ही माइंड है। और ये माइंड है ना बहुत शार्प वेपन है, इसको या तो कहीं पे लगा दो। ये जो दिमाग और शरीर है ना, ये सबसे अच्छा सेवक और सबसे कठोर स्वामी है। यानी ये सेवा बहुत अच्छी करेगा, नौकर बड़ा अच्छा बन जाएगा, और बना लिया तो मालिक बन गया ना, बहुत परेशान करेगा ये। और 98% लोग इसको मालिक बना के रखते हैं, सिर्फ 2% है जो इसको सेवक बना के रखते हैं, और फिर वो पूरे वर्ल्ड पे उस हिसाब से राज करते हैं। तो सारा यही है कि एक माहौल का ही फ़र्क होता है। कि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, कबीरदास साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। ज़िंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, ज़िंदगी वो है जो हम बनाते हैं। जिस शरीर के साथ पैदा हुए हैं ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मगर जिस चरित्र के साथ, जिस किरदार के साथ विदा होंगे ना, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो आपको ये देखना है कि आप दूसरों को वो चीज़ दो। सबसे बड़ा अच्छा काम होता है दूसरों को कुछ देना जो आप खुद को देना चाहते हैं, मगर बशर्ते सबसे पहले आप अपने दोस्त बन जाओ। इंसान पैदा होता है इस धरती पे कुछ सीखने के लिए, जो वो सीखना बंद कर देता है ना, तो वो मृत है और उसकी मृत्यु है। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो कई मेरे से कहते थे कि भैया उसने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया। त्याग भी वहाँ करना चाहिए जहाँ पे उसकी कदर है। अगर आप दोपहर में दिया जलाएंगे ना, तो आप अंधकार दूर नहीं कर रहे, आप दिए की अहमियत खो रहे हैं। तो जब आपकी मदर ने स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे उनको इम्प्रूवमेंट कब दिखी? मतलब जैसे वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट, डॉक्टर ने मालिश को मना किया, वो करने लग गई। उन्होंने अपने देसी जो हम कहते हैं वो नुस्खे अपनाने स्टार्ट कर दिए, तो उनको इम्प्रूवमेंट कब दिखी? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जब आपके पास कुछ नहीं बचता ना, तो एक ही चीज़ बचती है, भगवान और परमात्मा। और वो परमात्मा तो वैसे हर कण कण में है। तो उन्होंने कोशिश करना स्टार्ट की, और तब मैं बच्चा था। देखो याद रखना, ज़िंदगी वो जी के जाते हैं जो थोड़े से नादान होते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ज़िंदगी जी के नहीं जाते, उलझे रहते हैं, फिलोसफर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, आई वॉज इन देयर, आई हैव डन दिस, उसी में उलझे रहते हैं। मैंने बहुत देखा है। मैं नहीं कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई गलत है, मगर वो ज़िंदगी जी के नहीं जाते। तो मैं वो बीमारी से धीरे धीरे ऐसे ठीक होना स्टार्ट हो गया। पहले गिलास था मेरे, गिलास उठाना स्टार्ट किया। फिर 2.5 kg की गाय होती थी हमारे घर में, 2.5 kg की एक बाल्टी होती थी, वो 5 लीटर दूध देती थी दोनों टाइम मिला के, सफ़ेद गायें थी, वो उठाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे एक कदम रखना स्टार्ट किया। मैं थक जाता था, एक कदम चलता था। आज मेरा स्टेमिना मेरी ताकत है। तो मैंने जो मेरा रिजेक्शन था उसको मोटिवेशन बनाया। चल नहीं सकता था, रेसलर बना, मौका मिला अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। प्रोफेशनल रेसलिंग में तो मौका मिला, कॉमनवेल्थ। पहली बार जब आपने मतलब गए हो गए आप अपने गुरु के पास, अपने जो आपके कोच है जो सिखाने वाले, तो उन्होंने जब आपने उनको कहा हुआ कि मेरे को रेसलर बनना है, तो वो शौक नहीं हुए होंगे कि मतलब तुम्हें तो ये दिक्कत है, कैसे रेसलिंग करेगा? ऐसे उन्होंने कुछ, क्या रिएक्शन था उनका? देखो क्या था कि ये हमें ना मारते वो हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, और जो आस पड़ोस वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो हमें मारते हैं। जब मैं एक दोस्त को बोला मुझे लेके चल भैया जहाँ पे रेसलिंग करवाते हैं, तो सारे हंसे। वो कहते हैं ना कि वो जो हरियाणा में तो बहुत मतलब बात के साथ नकल मारते हैं कि भैया तो खंड देख के पता चल जाता है इमारत कैसी थी, और फलां ढिमका ढेर सारे मारे। कि अगर आप तो अपनी ज़िंदगी में अगर खड़े भी हो गए ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी में चल भी लिए, तो ये बिगेस्ट आपके लिए अचीवमेंट होगी। हम बता सकते हैं कौन रेसलर बनेगा, कौन पहलवान बनेगा। हाँ, मेरे लिए बोला, मुझे बोला। एक अखाड़े के उस्ताद होते थे, उन्होंने मेंटर होते थे जो। फिर मैंने उससे पूछा जी यार आप पहलवान कौन होता है, रेसलर कौन होता है? बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। मैंने कहा इनमें से कर रहा, बोला नहीं तैयारी चल रही है, और वहाँ तैयारी चल रही है। मगर देखो स्पोर्ट्स एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैं सभी को कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स ज़रूर करना चाहिए बच्चों को, उससे आपका शारीरिक मानसिक विकास होता है। मगर साथ में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि स्पोर्ट्स में सक्सेस रेशियो 0.1% है, मगर उससे कहीं ज़्यादा लाइफ का जो सक्सेस रेशियो है स्पोर्ट्स में वो 99% है। देखो चैंपियन मैं बोलता हूँ कि चीज़ चक्कर में जाओगे, मेरा लड़का है लड़की चैंपियन बन गया, मेडल जीत गया, ट्रॉफी जीत गया। चैंपियन वो नहीं होता जो फर्स्ट आता है, मेडल जीता है, ट्रॉफी जीतता है, टॉप करता है किसी फील्ड में। चैंपियन होता है जो लगातार कोशिश करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, ताकि उनका वो नॉलेज बढ़े, वो ज्ञान बढ़े। आजकल मैं देखता हूँ जब एक टाइम दूसरा था, आजकल के बच्चे 3-3 साल के चश्मे लगा घूमते हैं, मतलब वो चढ़ जाते हैं क्योंकि वो मोबाइल में रहते हैं। स्टडी तो है, मगर स्टडी का तो एक वो बहाना है ना। ऊपर से वेट भी
मतलब छोटे से पहले ग्राउंड में बच्चे खेलते रहते थे, तो चाहे अगर मैं नॉर्थ रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे तो घी और इतना माँ को ये होता है कि ये खिला दो बस इसको, हमारे खिलाते ही इतना है। बचपन में मालिश भी घी की हो रही है, घी खिला रहे हैं, सिर में भी घी लगा देंगे, हर जगह घी 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 होता है। तो ऑब्वियसली पहले खेलते थे तो वो सब डाइजेस्ट हो रहा है, निकल रहा है अच्छे से, सब बढ़िया है। आजकल खिला रहे हैं बट वो निकल नहीं रहा है, तो इसलिए मतलब बच्चे भी 3-4 साल के ही होते हैं और अच्छे खासे दिखते हैं। आजकल गांव में बल्कि ज़्यादा अनफिट हो गए हैं, शहरों में तो फिर भी फिटनेस करते हैं। पहले क्या होता था, हम पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, साइकिल से जाते थे, तो मीठा घी दूध खिलाते थे, तो भाई शुभ माना जाता था। अब आजकल मीठा दे, पहले के डायबिटीज़ हो रखा है जी, ये हो रखा है, वो 70 बीमारी तो नहीं घूमते रहते हैं। तो क्या है कि पहले क्या होता था कि एक गेंद बॉल लाने के पैसे नहीं होते थे, 10-20 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। आजकल एक बॉल की गेंद लाने के पैसे तो एक बच्चा दे देगा, मगर 10 बच्चे इकट्ठे करके दिखा दो। तो ज़माना चेंज हो गया है, और वो ज़माना ना, हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं आ रहे हैं। ये तन जितना घूमता रहेगा मन उतना शांत रहेगा, मन जितना घूमता रहेगा तन उतना शांत रहेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को, उस तरीके को कैसे लेते हैं। फिर मैं मोटिवेशनल स्पीच में आया, बोल नहीं सकता था, तो पहले भी इतने पढ़े नहीं होते थे, अभी आजकल बात करते हैं। हम तो क्या होता, जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन किसी और का रोल नंबर देख के लिख देते थे, क्योंकि फेल होते उस दिन तो ज़्यादा कुटाई होती थी, पिटाई होती थी। और जो फादर साहब की चप्पल जूती कमर में छपी रहती थी कितने नंबर की पहनते हैं, तो वो देखते थे कि भाई वो पास हो गया। एक बार क्या हुआ, गलती क्या हो गई कि मैं फेल हो गया था, और मैंने वो किसी दूसरे का रिजल्ट देख के नंबर लिख दिया, और उसके 60% नंबर थे। 60% नंबर तब आना मतलब बहुत बड़ी बात थी। एक उस दिन तो खुश हो गए, अगले दिन बताया किसी ने, बोला जी इसके 60% नंबर, तो बोला हाँ यार, ये तो हमारे वाले को तो हम जानते हैं, 60% गए तो 33 ले, तो बड़ी बात है। तो 3 दिन बाद थोड़ा सा पिटाई हुई, मगर थोड़ा सा वो एवरेज कम थी। और एक बार तो बड़ा इंसिडेंट था, जो आजकल के बच्चे से बात करते हैं। मेरे फादर साहब कहीं जा रहे थे, तो आई इधर, अरे दूध मारी जूतियाँ निकाल के, बोला वो दूसरा बोला मार क्यों रहे, बोला कल इसका रिजल्ट आएगा। मैं तो हूँ नहीं यहाँ पे, मुझे पता क्या चांद तोड़ने वाला है। तो पहले ही साल का जाता हूँ, तो मैं घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में टीचर पीटते थे, और फिर घर वाले पीटते थे। हमें आज तक ये नहीं पता कि वे स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है, ये सब सारी चीज़ें वो हैं। मैं एक आज सबको एक बड़ी। तो आप जब रेसलिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, आपकी डाइट क्या थी? एज ए रेसलर क्या डाइट होनी चाहिए? दूध पियो भैया, खूब घी खाओ, दूध से कहो तो कोई दूध का कोई वो हो ही सकता। आजकल मैं ढेर सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ, कोई बैठे रहते हैं जिनके वो दाढ़ी मुस्पेद हो रखे हैं कि भैया डेयरी प्रोडक्ट मत खाओ और दूध मत पियो, और ये इनका दिल कर रहा है कि इनके 2 चपेट मारो। हालांकि मार नहीं सकता, वो बड़े हैं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। आजकल ये बहुत चल रहा है, मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं, दूध दही घी सब बंद कर जब दो। हमने पहलवानी स्टार्ट की, रेसलिंग स्टार्ट की, तो पुराने पहलवान कहते थे भाई डंड मारोगे ना, वो दूसरे कहते थे हाथ आपके टेढ़े हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई हो जाएंगे। फिर पता चला कि वो खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए टेढ़े बता रहे। तो ये खुद पी नहीं सकते होंगे, वो सब नहीं कर सकते, दुनिया को बता रहे कि कुछ कहते लैक्टोस है भैया। मैं 10 लीटर दूध पीता था एक दिन में, सुबह से शाम तक। तो कुछ कहते लैक्टोस है, चलो आज तो लैक्टोस फ्री मिल्क भी आ रहा है, बाकी चीज़ें भी आ रही है, आप पी सकते हो। मगर लाइफ में है ना, दूध से आपका घी बनता है, दूध से दही बनती है, दूध से आपका प्रोटीन बनता है, दूध से पनीर बनता है, तो सारी चीज़ तो बनती है। अगर वही पी लोगे तो आपको फिर करने की ज़रूरत क्या है। बोलते हैं कि गाय का मिले तो बहुत अच्छी बात है, सोच करो। जैसे कहते हैं ना कि मेरा फैमिली डॉक्टर है, फैमिली किसान बना लो, फैमिली किसान अपना अडोप्ट कर लो तो अच्छा रहेगा। कुछ किसान भी बदमाश हैं, वो उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं सब्जियों में, इसमें उसमें। वो थोड़ा सा आप देख लो कि भैया कहाँ से क्या सोच कर सकते हो, मगर नेचर के साथ जुड़ो जी, नेचर इज़ आवर फ्यूचर। तो आधे मतलब वो बोलते हैं कि जो पैकेट में जो दूध आता है ना, वो अच्छा नहीं होता है। अगर आपको मतलब गांव में कहीं मिल रहा है तो बढ़िया बात है, बट जो पैकेट से दूध आ रहा है वो बढ़िया नहीं। कोई अच्छी स्रोत बड़ी कंपनी है, जैसे कई है, मदर डेयरी है, बाकी उनका हम अब प्रमोट तो करूँगा नहीं मैं किसी को, मगर कई जो बड़ी कंपनियाँ पैकेट का दूध उतना ख़राब नहीं है। अब कोई दूध दिया है जिसको आप जानते हैं नहीं, पता नहीं होता। देखो दूध वाला सुनार, दूध वाला, और एक और बोलते थे अपना, ये क्या बोलते थे उसके बारे में, और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा हल्का सा। एक सुनार ने मेरे गांव में था, उसने अपनी माँ का हार बना दिया, और सोए नहीं 3 दिन हो गए, सो नहीं रहा। उसकी माँ ने बोले क्या हो गया, मतलब मैं वो हार बनाता ना, उसमें मैंने कोई खोट नहीं डाला। बोले मतलब बनोगे से मिलावट नहीं की, तो उसने अपनी माँ के हार में मिलावट की, तब जाके उसको नींद आई। तो भैया ये तो दूध लेके आ रहा, कितना ये वो करे, वो मिलाएगा जरूर। और शहरों में तो मिलाना पड़ता नहीं, तो 10 लग जाएगी उनको, जैन देगा। तो समझ रहे हो ना, सोर्स ऐसा करो कि उससे ही आए। बाकी आप पैकेट का पियोगे तो अच्छा है। देखो जैसे मैं शाकाहारी हूँ,
बहुत से बोलते कि जी ये प्रोटीन कहाँ से आएगा। एक ये डाइटिशियन होते हैं ना, कई मेरे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, चलो अच्छी बात बताते हैं, मगर इन्होंने ना खून पी लिया सबका। भैया जिम में जाओ, आपका वेट 80 kg, 160 ग्राम प्रोटीन खाओ। अरे भैया आम आदमी बेचारा वो रोजी रोटी के तो खाने के लाले पड़े, 160 ग्राम प्रोटीन कहाँ से लेके आएगा? वो पूरे दिन सेब टांगे बैग टांगे काम करे या ना करे। अब मेजर साहब हैं, ये काम करेंगे या पहले प्रोटीन गिनते रहेंगे अपना कि भैया इतना मैंने 4 ग्राम का सेब खा लिया, 7 ग्राम का दूध पी लिया, 8 ग्राम। ये सब कुछ खाते हैं, घी खाते हैं, मीठा खाते हैं, लेकिन वो ये कि वर्कआउट बहुत करते हैं। समझे नहीं ना, मैं एक बात बता रहा हूँ कि भैया इस प्रोटीन विटामिन चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। जो ये बात करते हैं ना बिल्कुल कर दो। सूखी रोटी प्याज अगर आप खुश हो खाते हो ना, तो संसार का सबसे बेहतरीन प्रोटीन विटामिन खाना खा रहे हो। अगर ये पानी पी रहा हूँ मैं और ये मैं सोच रहा हूँ या कि भैया संसार का सबसे बेहतरीन पानी पी रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये वही काम करेगा जो मैं सोच रहा हूँ। तो याद रखो, ये चक्कर में मत पड़ो, ये डाइट और वो डाइट और ये डाइट। आप है ना, जो अब आपके शरीर में जान ही नहीं बचेगी। आप ये खाना छोड़ दो, फिर आप कहाँ से ताकत? चेहरा पीला पड़ा रहता है उनका। ओ माय गॉड, जियो साइज 6 पैक, वो कौन से फिट हैं भैया? वो तगड़े नहीं, ताकतवर नहीं है। फिटनेस का मतलब क्या होता है कि आप अपने दैनिक कार्य आसानी से करो, आपको शाम को आराम से नींद आ जाए, वो फिटनेस है। बल्कि फिटनेस का पैमाना अलग है। कोई 10 किलोमीटर भागेगा, कोई 1 किलोमीटर भागेगा, कोई 3 घंटे वर्कआउट करेगा, कोई 1 घंटा वर्कआउट करेगा। तो पैमाना अलग। उनको सिखाना चाहिए कि भाई जो आपको पसंद है वो आप एक्टिविटी कीजिए, उसमें आप उतने फिट रह सकते हैं। और हाँ, वर्कआउट कहाँ तब होगा जब पसीना आ जाएगा ना, उसके बाद आप 30-40 मिनट वर्कआउट करोगे, चाहे कोई भी कुछ भी करो। जैसे योगा जरूर करना चाहिए, वो अंदर की बॉडी के लिए काम करता है, इंटरनल बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पूरी करता है, बाकी चीज़ों करता है। मुझे 30 साल तो मुझे रेसलिंग से जुड़े हो गए हैं। मैं चोर प्रोफेशनल जो मौका मिलता है कर लेता हूँ। तो जो ये आजकल के नए बच्चे वो इंटरनेट पे जो ज्ञान देते हैं, कई हमारे बहन भाई दूसरे भी जो सीनियर भी हैं ज्ञान देते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट, ओ माय गॉड ये नहीं करना चाहिए। अरे भैया इस जलवायु में दूध घी खा के तो हम बड़े हुए हैं। जो भारत में सारे मौसम हैं, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, जो इसे बात कहते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि वो ऊपर की बात कहते हैं, धरातल जानते ही नहीं है। और जो ये कहते हैं कि वो आजकल डाइटिशियन, जैसे अगर आप देखोगे दिन में 6 बार खाना चाहिए, मॉर्निंग, फिर मॉर्निंग स्नैक, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक, फिर डिनर, और फिर डिनर के बाद भी बेड टाइम। तो ये क्या है? मतलब ये इतना सही है खाना चाहिए? क्योंकि मेरे साथ ही हुआ, मुझे एक डाइटिशियन ने अप्रोच किया कि मैम मैं आपको डाइट प्लान दूंगी ये वो, और इतना कुछ दे दिया। अब मेरा ये है कि मैं ब्रेकफास्ट मतलब हल्का हल्का ही खाती हूँ, डिनर तो मेरे से होता ही नहीं है। तो वो इतना दे दिया, मैंने कहा ये सब खाना पड़ेगा। तो अब वो खाया मैंने 2-4 दिन, उसके बाद मेरा तो ऐसा लग रहा है कि उल्टी आएगी, ज़्यादा हो रहा है। और था थोड़ा थोड़ा ही, बट होता ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आदत नहीं है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख मेरे को आगे नहीं, मेरे से नहीं होगा। मैं थोड़ी सी, जैसे आप बता रहे हो ना, देसी हूँ। मेरा अगर मैं एक रोटी पे भी घी धर के और अच्छे से खा रही हूँ ना, वो ठीक है, पर मेरे से ये नहीं होगा। देखो ममता जी, एक आपने मंडी देखे ना, अनाज मंडी, और लाला जी होते पूरा दिन कचौड़ी और ये सारी चीज़ खाते रहते हैं। जलेबी ले आ, अरे फाफड़ा ले आ, अरे ये ले आ, समोसा लिया, ले आओ, चटनी ले आओ। वो 5 kg का पट्टा नहीं उठा सकते। और मजदूर होता है ना जो 4 मांग के उनसे खाता है, 100 kg बोरिया डालता है। तो जी ये टाइम टेबल होता है। किसी जानवर को बता सकते हो, किसी उसको पक्षी को बता सकते हो बूढ़ा है जवान है, उनका टाइम टेबल है। तो क्या होता है कि ये हमारा शरीर है ना, एक साइंस से बना, नेचर से, मतलब ये साइंस से नहीं बना, नेचर से बना है। अब मेरे जो दोस्त पढ़ेंगे जो आजकल पिज़्ज़ा खा लिया, माय गॉड ये 700 कैलोरीज, ट्रेनिंग में भागेंगे, वो भैया 1000 कैलोरीज आई बर्न्ड। अरे क्या बताऊं कि भैया जो मेरे जैसा अनपढ़ आदमी होता है लिख देता है कि इसमें इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतनी कैलोरीज, इतना सब कुछ है, वो उस पर फॉलो करते हैं। फिर वो कहेंगे नहीं ये साइंटिफिक रॉन्ग है। अब उनको कैसे समझाऊं कि भैया हमारा शरीर एक बिस्किट खाना उतना ही तेज़ाब बनाएगा, मील खाता भी उतना तेज़ाब बनाएगा। बाकी मैं है ना, मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खाता हूँ जी, एक दोपहर में एक शाम को। मगर फिर भी मैं सबको नहीं बोलूँगा कि भैया एक आयुर्वेदा में कहावत है कि 1 टाइम खाई होगी, 2 टाइम खाई होगी, 3 टाइम खाई होगी। मगर मैं कहूँगा सबके लिए ये है, किसी को डायबिटीज़ है या किसी को वो थायराइड है, तो वो अपने चिकित्सक से सलाह करे। जो आयुर्वेदा दूसरा है उस करे। मगर खाना 2 टाइम बहुत है जी। अगर आप बार बार खाते रहेंगे तो उतना तेज़ाब बनेगा, हमारा जो अंदर वाला सिस्टम वीक हो जाएगा। थोड़े दिन में हम जो 2-2 घंटे में खाने वाले हैं ना, ढेर सारे जो मील हैं, तो थोड़े दिन में जी हम वो 2-6 साल तो हेल्दी रहेंगे, मसल दिखेगी, ये दिखेगा, वो दिखेगा, फिर वो एकदम बैठ जाएगा, फिर उससे ही नहीं होगा। वो दीवार गिरने वाली, बाहर डिस्टेंबर कर देते हैं तो फिर वो क्या होगा, दीवार तो गिरेगी। तो इसलिए खाने का एक रूटीन होना चाहिए कि भैया ये इस टाइम मैंने खा लिया, इस टाइम वो खा लेगा, दीवार खाना छोड़ दो। शरीर है ना,
भूखा रहने से नहीं होता, हम इंसानों की ज़्यादा डेथ होती है वो ज़्यादा खाने से होती है, भूखा रहने से इतनी नहीं होती। तो हम तो ये सोचते हैं कि भैया ये खाना नहीं खाया तो हम हो जाएंगे और वो खाना नहीं खाया तो हम ये हो जाएंगे, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो जैसे आजकल एक ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि गेहूं का आटा नहीं खाते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, मैं उनका ऐसे देख रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने तो गेहूं नहीं खाया, गेहूं का आटा ही नहीं खाया काफ़ी। जी सेलिब्रिटी कहाँ के भारत केसरी है, ये बताओ ना। कौन से भारत केसरी, मतलब कौन से ताकतवर हैं बताओ। वो सिक्स पैक बना, जीरो साइज होना, क्रीम लगाए, कहाँ से ताकतवर हो आप। गेहूँ है, बाकी है तो मिलेट खाओ, पहले मिलेट खाते थे बाद में गेहूँ। कोई इंसान आईसीयू में है, जूस दे दो आप उसको, फ्रूट दे दो, और उसने रोटी या टोड़ा खा लेना तो उसकी जान बच जाती है। तो ये वहम की बात, हम तो गेहूँ की रोटी खा के बड़े हुए हैं अब तक। अब तो गेहूँ खा रहे हैं, बाजरा मिले बाजरा खा रहे हैं, जो मिले वो खा लो। ज़्यादा इसमें घुसोगे ना, ये खाना और वो उसका आटा और दूसरे का आटा और ये मिक्स अनाज और वो मिक्स अनाज, वो कुछ भी कर लो। कहते ना कि भैया रोग की तो दवाई हो जाएगी मगर वहम की दवाई कहाँ से होगी। दृष्टि का तो ऑपरेशन हो सकता है मगर दृष्टिकोण का नहीं हो सकता। ये सब फालतू की बात है जो आजकल के नए बच्चे वो किताब पढ़ के आ जाते हैं। सब देखो शरीर है ना, शरीर नेचर के हिसाब से चलता है, साइंस के हिसाब से नहीं चलता। तो मैं ढेर सारों को मिलता हूँ, आप जिम में चले जाओ, कोई बच्चा मिलेगा अभी स्टार्ट किया है, और जो नए बच्चे होंगे देख के वाह सिक्स पैक हैं और ये साइज़ है, और वो सोचेंगे फिट है। वो फिट कहाँ बेचारे, थोड़े दिन में फिर मैंने कहूँगा कि वो फिटनेस से दूर चले जाते हैं, हेल्थ से दूर चले जाते हैं। और मैं बार बार वैल्यूज़ की क्यों बात करता हूँ, वैल्यूज़ की बात मैं करता हूँ कि अब देश की क्या स्थिति हो रखी है। हमारी बहन बेटी माँ भी सुरक्षित है, बिल्कुल। अगर वैल्यूज़ होते तो सुरक्षित नहीं रहते। इवन जो कोलकाता का जो रेप केस हुआ है एक डॉक्टर के साथ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर हमारे पास वैल्यूज होते हम सुरक्षित नहीं रहते। तो क्या होता है कि वो संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। और ये वैल्यूज खाली लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी दो। अब नो 10 लड़के हैं किसी परिवार में, एक की शादी हुई, सब अलग हो जाते हैं। तो वो अलग हुए, पहले भी 9 रह रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे वैल्यूज अपनी बेटियों को भी दो, खाली बेटों को नहीं। अब मैं मिला एक लेडी से उदयपुर में, बहुत हाई फाई इंग्लिश बोल रही, हाई फाई चल रहा है, बहुत प्रभावित हो गया। हम किसी प्रोग्राम में गया था, दिखने में बहुत वो, कि मेरा बड़ा बेटा ना LA में रहता है, मेरी छोटी बेटी है ना ओटावा में रहती है कनाडा, और जो मेरा छोटा बेटा है ना वो न्यूयॉर्क रहता है, और मेरा दामाद है ना उसका बड़ा बिजनेस है। मैं बहुत प्रभावित हो गया। मैं वाह क्या क्या एजुकेशन दिए, क्या संस्कार दिए। मैं माता जी आप कहाँ रहते हो, वृद्धाश्रम में रहते हैं। मैं समझे ना। तो क्या है कि जो संस्कार है ना वो आपके बहुत मैटर करते हैं। वैल्यूज़ दो। वो कहते हैं ना कि अब वो इतिहास के पन्ने दोहराए नहीं जाएंगे, शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कृष्ण नहीं आएंगे। तो अपनी बेटियों को इतना सेल्फ डिफेंस सिखाओ, बाकी चीज़ें सिखाओ, उनकी परवरिश करो बच्चों की, चाहे लड़का है लड़की है, कि सही क्या गलत क्या है। क्योंकि वैल्यूज़ अब है नहीं, हम वो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं जो देश के लिए नहीं है। कोई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, पुलिस अधिकारी बनना, ये स्पोर्ट्स स्टार बनना, फिल्म स्टार बनना, ये आप सक्सेसफुल नहीं हो। सक्सेसफुल वो हो कि आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल जी गए, कि आपकी लाइफ से कोई सीख गया, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ हो गया, कहीं पहुंच गई, वो सक्सेस है। बचपन से ही जैसे लड़कों को तो कितने टाइम से चल रहा है रेप वाला, पहले निर्भया वाला हुआ, उसके बाद हमने लगा कि शायद कुछ सुधार होगा, अभी ये वाला हो गया है। तो लड़कों को सिखाना शायद पता नहीं कितना काम कर रहा है, पर आपको नहीं लगता कि लड़कियों को अब हमें ट्रेन करने की बचपन से ज़रूरत है? आप उसको घर का काम, रोटी झाड़ू पोछा ये सब छोड़ के आप उसको सिखाओ, ये ज़रूरत है? आपको लगता है ऐसा कुछ करना? झाड़ू पोछा रोटी जरूर सीखो, लड़की को भी लड़के को दोनों सीखना चाहिए। लेकिन जो एक होता है ना सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जैसे बिल्कुल सिखाओ, सेल्फ डिफेंस उनका वो करवाओ। मैं भी कुछ कोशिश कर रहा था कि भैया लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, मगर याद रखना जो घर का कार्य होता है ना, अब हम क्या करते हैं कई घरों में देखते हैं कि वो लड़की है ना खाना देखो, खाना बनाना ये भी एक आर्ट है, ये कला में ऐड हो जाता है। खाना बनाना कोई हमने सबने सीखा है, हम अखाड़े में रहे, हमने सीनियर का बना, जो बच्चे हैं उन्होंने हमारा बनाया, तो ये कला है। ये इसको वंचित में तो हम शादी करेंगे ना वो बेटी की, नहीं भैया मेरी बेटी काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी, तीसरा नहीं करेगी, चौथा नहीं करेगी, पाँचवा नहीं करेगी, तो भैया फिर वो आपकी बेटी क्या करेगी? समझ रहे हो? या बेटा क्या करेगा? देखो हमारे बहन हैं, हमारे घर में भी भैया माँ है, सब कुछ। और मतलब मैं हमेशा आई रिस्पेक्ट वीमेन अलॉट। मैं अपनी बहन और माँ के साथ बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि एक औरत है कि इंसान को समाज में लेके आती है, पहला शब्द बोलना सिखाती है, पहला कदम रखना सिखाती है, एक इंसान को एक एक्चुअली जेंटलमैन एक औरत बनाती है।
उसके बावजूद उस माँ बहन बेटी के लिए हमें कानून बनाने पड़ेंगे, हमें इंसाफ करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, तो फिर गलत है ना। नहीं, पर स्कूल में या मतलब कॉलेज में कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं वो बात कर रही हूँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ उसको बचपन से ही स्टार्ट कर दें, ट्रेन करना कि अगर कुछ होता है कैसे स्टैंड ले, मतलब अपने आप को कम से कम बचाना सीखे वो। बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि सेल्फ डिफेंस होना चाहिए जी, और ये कंपलसरी होना चाहिए। कंपल्सरी होना चाहिए स्पोर्ट्स का, सेल्फ डिफेंस का। वो मैं ही बताऊंगा कि भैया मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ हो, ये चीज़ होनी चाहिए और हर जगह ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। और साथ में क्या है कि हमें लड़का लड़की के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब लड़का कोई बाहर रहेगा, हम पूछेंगे लड़की 1 घंटा बाहर रही तो उसको जैसे ऐसे चुप पूछताछ नहीं करता है, अच्छा उस टाइम कहाँ थे, कब आए, कब क्या किया, ये क्यों किया, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आज़ादी दो, मगर याद रखो कि आज़ादी के साथ थोड़ा सा संस्कारों का बंधन भी दो। हम सोचते हैं ना, देखो याद रखो बिना डिसिप्लिन के आज़ादी कामयाब नहीं है। एक पतंग जब से डोर से बंधा रहेगा तो पतंग है नहीं, डोर टूट गई तो पीस ऑफ पेपर है। तो ऐसे ही हम सोचते हैं ना कि भैया घर वाले रोक रहे, दूसरा रोक रहा है। अगर संस्कार से बंधे हैं, उससे बंधे हैं, तो हम अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कार्य कर पाएंगे। अगर उससे टूट गए ना, तो फिर वो कहने की तो आज़ादी है, बाकी फिर वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा, चाहे लड़की है या लड़का, मैं क्यों जोर देता हूँ कि भैया उनकी परवरिश करो, उनको पालो मत। पल तो कैसे ही जाएगा आदमी, पल तो भी जाते जो रोड पे पैदा होते हैं या दूसरी जगह होते हैं, और फिर उनमें वो चीज़ें बनाओ। और इंसान नीचे से ऊपर आता, ऊपर से नीचे नहीं आता। अगर धीरू भाई अंबानी फ्यूल नहीं डालता तो आजकल मुकेश अंबानी जी और ये सब कहाँ होते, जॉब कर रहे होते हैं। एक पीढ़ी को तो परेशान होना पड़ता है, वो पीढ़ी हम ही बन जाएं, पता नहीं आगे वाले तो। अब गुजरात में मेरा एक प्रोग्राम था, एक आया, अब गुजराती तो ऐसे रहेंगे, वो 100 200 300 करोड़ का आदमी रहेगा, पता ऐसे रहेगा, शाम पता नहीं रोटी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, टूटी सी चप्पल पहने रहेंगे, ऐसे आए खाखड़ा फाफड़ा खाते रहेंगे। तो एक आया बड़ी गंभीर चिंता में, तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बोला जी आपसे 2 मिनट बात करनी थी। तो मैंने कहा कि बताइए किस जानने वाले थोड़ा। बोला जी मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं क्यों परेशान हो जी? बोला जी मेरा बेटा थोड़े से ही काम करता। मैंने कहा आपके पिताजी क्या थे? बोले वो अध्यापक थे। तो मैं क्या छोड़ा था आपके लिए? बोला जी कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने कहा आपने? बोला जी मेरा बेटा अभी कॉलेज में जा रहा तो मैंने उसको एक मर्सिडीज दिला दी है, ये सब कर दिया। तो मैंने कहा ये तो दिक्कत है, उसको कुछ मत दिलाओ, उनको बेसिक समझाओ एक रुपये की, कि 1 रुपया कहाँ से आता है, वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं। वो तो चलो नॉर्मल था, अगला मिला तो मैं भी हैरान था उसका क्वेश्चन सुन के। दूसरी बार पता क्या कह रहा था जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशान हो गए? बोला जी मैंने हिसाब लगाया कि मैं 6 पीढ़ियाँ तो बैठे खा सकती हूँ, मगर 7वीं में क्या होगा? अब मैंने कहा जी आपकी तो जो चिंता है वो आपकी चिंता कारण है, मतलब बहुत ही तो गहरी चिंता है कि 6 पीढ़ी खा सकती है, 7वीं पीढ़ी 3 पीढ़ियाँ क्या होगा? अब ऐसे माशरे भी हमारे देश में हैं, समझ रहे हो? जिसने हिसाब लगाया कि 6 पीढ़ियाँ तो सिखा सकती है आराम से बैठ के, फिर 7वीं पीढ़ियाँ क्या होगा, उसके लिए परेशान है। अब बताओ अब मैं क्या करूँ? याद रखो कि जो आपके पास है ना, ज्ञान है, धन है या भोजन है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। एक जीवन एक धारा की तरह है, अगर आप वो बहेगा नहीं ना तो सड़ जाएगा। एक कुआं, जिसका अगर कुआं कोई बंद कर दो ना, कुएं का पानी खत्म हो जाता है, खारा हो जाता है, अगर कोई उसको नहीं यूज़ करता तो। ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, ऐसी ज़िंदगी है। जो हमारे पास अगर हम देना नहीं सीखेंगे ना तो फिर वो यूज़लेस हो जाएगा। और सम्मान भी तब मिलता है जब हम देते हैं, किसी को देना सीखते हैं, या समाज को लगता है, देश को लगता है हमने कोई कार्य किया है, तभी वो सम्मान मिलता है। तो ज़िंदगी में देना सीखो, देना जा भी मिलता है देना सीखो, वो फिर कुछ होगा नहीं। आप रेसलर की डाइट आपने बता दी कि देसी खाओ, फिट रहो, इनमें कुछ नहीं है, प्रोटीन वगैरह ऐसे कुछ नहीं होगा। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया सारी चीज़ कोई ख़राब है, प्रोटीन है या कोई डिब्बे वाली कोई भी चीज़ है, कोई बोल ये बेस्ट है, कभी भैया खाली पेट कोई चीज़ मत खाओ। जो भी बच्चे प्रोटीन भी लेते हैं, कुछ करते हैं, बिल्कुल मत खाओ। कुछ भी खाओ, अगर सुबह खाना अगर आप एक अफोर्ड कर सकते हो, पहला आपके शरीर में जाना चाहिए फल कोई, जो थोड़ा ठीक। सुबह उठते तो नहीं, मतलब देखो मैं तो वर्कआउट करता हूँ। आप अपनी डाइट बता दो, ऑडियंस समझ जाएगी। मतलब आपकी एज अ रेसलर डाइट आपकी क्या? मेरी डाइट के अनुसार तो सब कार्य नहीं कर पाएंगे, फिर भी कुछ तो होंगे ना जो आप से इंस्पायर होते हैं, फॉलो करते हैं। उठता हूँ, सुबह उठ के मैं 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ। मैं लास्ट होता है, चाहे मैं 4 बजे सोऊंगा, आँखें खुल ही जाएंगी 6 बजे। तो फिर जैसे मैं वार्म वाटर पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ 1 लीटर, टुकड़े कर करके, कुछ सोचता हूँ। फिर मैं ऑयल पुलिंग करता हूँ। ऑयल पुलिंग क्या होता है, थोड़ा सा ऑयल अपने टंग पे रख लो, वो उसे मसूड़े भी अच्छे होते हैं, घुमाते रहो, टॉयलेट चले जाओ,
मुंह से स्मेल नहीं आएगी, बाकी चीज़ें कहते हैं ना ओरल हेल्थ इज़ ऑल ओवर हेल्थ, ये ठीक रहेगा। फिर मैं उसके बाद आगे थोड़ा सा योगा प्राणायाम कुछ करता हूँ, मेडिटेशन। फिर मैं 3-4 घंटे हार्ड वर्कआउट पे जाता हूँ, बॉडी वेट ट्रेनिंग करता हूँ या डिफरेंट ट्रेनिंग करता हूँ। उसके बाद फिर मैं आता हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट कम लंच वही होता है 1 बजे, 12:30, 1:30 बजे। थोड़ा फ्रूट खाता हूँ, फिर 2 रोटियाँ खाता हूँ, 2 या 3, दाल होती है, सब्जी होती है, और 100 से 125 ग्राम की खाता हूँ। उसके साथ में गाय का खाता हूँ आजकल, सफ़ेद गाय का। फिर वो कर लिया, ठीक है। फिर शाम को मेरा नासिक से दूध आता है, मुंबई, तो 1 लीटर दूध पीता हूँ, गाय का मंगवाता हूँ। घर जैसा तो देखो कहीं मिलेगा नहीं, मगर ठीक है। दलिया खिचड़ी शाम को, फिर 80 ग्राम घी उसमें डालता हूँ, मतलब 200-250 ग्राम घी कंज्यूम करता हूँ। फिर वो खाता हूँ। ड्राई फ्रूट होते हैं, भिगे हुए होते हैं, उनको छील के वो खा लेता हूँ, और 1 लीटर दूध पीता हूँ। फिर थोड़ा टहल के, कुछ पढ़ के, रात को एक आदत है मेरी कि मैं हनुमान चालीसा करता हूँ। जो सब वो कहते हैं ना कि जो माता पिता हैं, भगवान तो उन्हीं में है, परमात्मा उन्हीं में है, बाकी कर सकते हो। कुछ लिख के, कुछ पढ़ के सोता हूँ। चाहे मैं कहीं हूँ, मैं अपना शेड्यूल हर जगह फॉलो करता हूँ। फ्लाइट में, और आजकल मैं 20 से 22-25 दिन यात्रा करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो फिर दूध कैसे होता है? कोशिश करता हूँ, देखो मैं अपने साथ अपना घी, अपना जैगरी, अब की बार गुड़ भूल गया, अपनी हल्दी, अपना नमक, ये सब लेके चलता हूँ। आप मेरे से ले लेना गुड़। हाँ नहीं ले लेंगे, तो मतलब ये सारी चीज़ जैसे मैं कहीं जाता हूँ, जैसे मान लो ट्रेनिंग पे गए हम, और आपके गांव से ही आया हुआ है गुड़? तो मतलब कोई यूपी से सोर्स करके, कोई कहीं से सोर्स करके ऐसे मंगवा लेते हैं। अब ट्रेनिंग में मैं 20-22 दिन बैंकॉक था, तो हमारे साथ हमारा एक फिजियो था, हमारा एक खाना बनाने वाला था, एक कोच साहब थे, बाकी और थे। तो वहाँ पे नेचुरल खाते थे वो, तो फिर भी जैसे नॉनवेज बाहर बहुत खाते हैं, वो कोच था वो भी खाता था, बाकी वो सब खाते थे, वो पीछे से जाके वो सब करके। और मेरा मानना है कि शाकाहारी डाइट में बहुत प्रोटीन है, बहुत सारी चीज़ें वो खाता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ। ऐसे शाम को मैं सो जाता हूँ, मुश्किल से सोता हूँ मैं 5.5 से 6 घंटे, टाइम इतना मिलता है। और जो ये बोलते हैं कि जैसे आप कह रहे हो कि नॉनवेज, आप मना कर रहे हो कि नॉनवेज इतना वो नहीं होता है, क्या नॉनवेज का मतलब ज़रूरी है प्रोटीन? कहते हैं कि अगर शाकाहारी हो तुम, क्या ही हो तुम, तो घास पत्ते खा रहे हो, असली तो वो नॉनवेज में ही प्रोटीन मिल रहा है। मेरे दादाजी की बात कहते थे कि मुर्गी है, एक डंडा मारो मर जाएगी 1 मिनट में, गाय भैंस की मूसल मार लो कुछ होगा। तो काय को बेचारी मुर्गी, वो देखो कैसे उसमें लेके आते हैं, वो लटकी रहते, कितने दिन बीमार रहते हैं। और सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक काम है अपनी मौत का इंतजार करना। किसी चीज़ को मार के खा रहे हो या कुछ जिसका वो निकल रहा हो, कहाँ से ठीक है ये बताओ। देखो मैं वेज नॉन वेज वैसे में नहीं आऊँगा, नहीं तो ढेर सारे जो नॉन वेजिटेरियन ना वो फिर वो बोलेंगे कि भैया मैं ये कह रहा हूँ, देखो अगर उनको जो खाना अपना घर का बनाए खाए, कुछ भी करे, दूसरी बात है, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि शाकाहारी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आपको लंबा जीना, स्वस्थ जीना, तो शाकाहार अपनाओ। खिलाड़ी का करियर बहुत नॉर्मल होता है। अब देखो मेरा वेट 112-15 kg भी था, 16 kg भी था, अब मैं कम करके लाया हूँ। अब मैं MMA करने जा रहा हूँ, यानी इस एज में वर्ल्ड का पहला आदमी हुआ जो MMA कर रहा है, और इंडिया का फर्स्ट मेल रेसलर हूँ जो MMA टर्न कर रहा है। तो मैं इस चीज़ में क्यों, मेरी रिकवरी 14-15 साल के बच्चे की तरह तभी तो मैं कर रहा हूँ ना। और क्यों है, क्योंकि मेरा भोजन, मेरा खाना, जो मेरा रहना सहना बहुत सिंपल है, साधारण है, इसलिए सब है, तो ये सब कर पा रहा हूँ। अब मैं जैसे वहाँ पे चला गया, मुझे ढेर सारी फिल्में आती है, सुपरस्टार के खिलाफ भी आती है कहीं कि भैया ये फिल्म कर लो, तो मैं देखता हूँ कि एक बहुत नोटेबल स्टार था, एक फिल्म की मैंने कहानी पढ़ी कि नेगेटिव रोल होते हैं। अब तो मैंने उससे मजाक में बोला, उसने कहा कि ये सब कर लेंगे, मैंने कहा भाई हम तो हीरो पैदा हुए, हीरो ही मरेंगे, समझ रहे हो ना। केवल मेरा मानना ये है कि भाई जो एक मैसेज है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ एक्टर बनना नहीं है, या सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन बनना नहीं है, या सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि भैया मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ भी बेहतर करके। फिर और हमारा भाई था वो बड़ा नोटेबल स्पोर्ट्स पर्सन, उसने फिल्म की। तो बात वो नहीं है, जो भी काम करो ना वो क्वालिटी करो। अगर आज मुझे बोले बिग बॉस में जाना, मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं उससे अटैच ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने लेवल का ही शो नहीं। पर जब आप गए थे बिग बॉस सीजन 7 में, तब क्या सोच के गए आप? मैं घर खरीदा था और मुझे पता था बिग बॉस ये सब क्या होते हैं। घर खरीदा था, बोले भाई कदम रख दो, आपको 40-50 लाख रुपए देंगे। तो मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात। और आप तो मतलब काफ़ी टाइम तक फाइनलिस्ट बनाओ शो क्या। और वो सीज़न तो बड़ा फनी था, क्योंकि सलमान जी से लेके सारे मिले। और तब अब मुझे कपड़ा पता नहीं होता था, ये LV, ये G, ये HJ लिखा होता है, क्या होते हैं। हमने खाड़े बाहर ढेरी लगती थी, वहाँ से निकर बनियान खरीदते थे। पहले हम खरीदे, बच्चे ले आए थे, तो वो मतलब वही पहने गया था, कहाँ डिजाइनर कपड़े, कहाँ क्या कुछ ही। तो दिखता था मैं, चाहे बिग बॉस है या कोई भी चीज़ है, देखो उस शो से मुझे फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ है।
बाकी सभी सोचते थे कि भैया इस शो में सब इंसान वो आते हैं जो कंट्रोवर्शियल या करियर ख़त्म है। तो मैं गया तो उसके बाद उस शो को मैंने नहीं दिया था कि भाई इसमें अच्छे इंसान भी आते हैं, जो सही है वो भी आते हैं। तो कई दिन तो मैं समझ में नहीं आता था कि वो क्या बात कर रहे हैं, इंग्लिश उस टाइम वैसे ही कमज़ोर थी। फिर वो बात करते रहते, जब करजत में शो होता था लोनावाला उधर, तो बोलते थे प्लेस हॉन्टेड है, दिन में झगड़ा उड़ा करते, रात में डरते बाथरूम जाते, फिर मुझे उठाते बाथरूम जाना है भाई। तो मैं सलमान जी को बोलता था निकाल दो भाई शो से, दिन में तो वैसे रुकने भी, रात को सोने नहीं देते, तो दिक्कत है। तो दुनिया बिग बॉस की तरह है, वो भी बहुत एक एक्सपीरियंस था, जो एक्सपीरियंस मैं आप सबको बताऊंगा आप नहीं जी पाओगे, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है। क्या ये स्क्रिप्टेड होता है बिग बॉस? नहीं, विनर वो जो भी हो रहा है नेचुरल है, जो भी है। टास्क दिए जाते हैं, बाकी शो स्क्रिप्टेड नहीं है। विनर वोटिंग क्या है, वो चैनल जाने भैया, वो जाने। और आपको नहीं लगता है टास्क आ रहे, मतलब जब भी ऐसा होता है कि ठंडे हो रहे हैं तो कुछ ऐसा टास्क दे दिया जाता है जिससे लड़ाई हो? अब इस रूम में हम 10 इंसान हैं, 10 अलग दिमाग के हैं, खाने कम है, सोने कम है, पीने वाले पीनी बंद हो गई, एक टॉयलेट एक बाथरूम, आप किसी को मार नहीं सकते, आप दूर दूर से कह सकते हो, तो क्या करोगे? और टास्क ऐसा दे देंगे जैसे मान लो आप और मैं दोस्त हैं, तुम्हें ऐसा टास्क देंगे मैं आपके कपड़े काट दूँ, समझ गए, उन्हें कपड़े काट दूँ, तो फिर वो सारी चीज़ वो है। जो बाकी जैसे मैंने कई शो किए हैं, सर्वाइवर किया, तब तो मैंने ऐसे शो किए, डांस का शो कर रहा हूँ, 12 में डांस नहीं किया, समझ रहे हो ना। तो तब मैंने बहुत रियलिटी शोज़ किए थे, इंडिया के सारे किए थे, क्योंकि तब मुझे पता था कि भाई मैं जाता था और कि मैं उनसे पैसे के लिए जाता था, मैं तब शो करता था। फिर मुझे बाद में समझ में आ गया भाई ये शो है, शो ख़राब कोई नहीं है, शो सब सही है। तब बिग बॉस की गरिमा होती थी। अब जो नए बच्चे आते हैं आजकल, जैसे मैं इन बच्चों को भी कहना चाहूँगा जो हमारे छोटे बहन भाई हैं सोशल मीडिया पे, जिसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं आजकल, कि भाई आप झगड़ते रहते हो, आप लड़ते रहते हो, फालतू ही मैसेज देते रहते हो, गलत है वो। आप अच्छा मैसेज दो, यूनाइट हो गए, नए बच्चों को अच्छा मैसेज दो कि वो आपको फॉलो करें, वो आपके अनुसार स्टेप बनाएं, आपके अनुसार चीज़ें करें। अब मैं कईयों को देखता हूँ वो झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, दूसरा वो करता रहता है, समझ रहे हो ना, वो गलत है। तो शो में गरिमा होती थी। तब हमारे शो में क्या होता था, सारे तकरीबन सब सेलिब्रिटी जाते हैं डिफरेंट फील्ड से, और तब मुझे आज भी याद है सारे जो कंटेस्टेंट थे, मास्टर हूँ, सारे बहुत यूनिक पीस थे, चाहे वो एंडी था, एली थी, गोवर, कुशाल, अरमान, फिर एक वो एजाज भी आया था। तो वो एजाज क्या करता था कि वो टॉयलेट चला गया, हालांकि वो सारे मेरे दोस्त मैंने टॉयलेट चला गया, और बाहर उसमें बैठ के टॉयलेट आज गाने गा रहा, बाहर सब लड़कियाँ लड़के पेट पौड़े खड़े हुए हैं, तो मैंने पहले उठ देता था। वो पूरे शो में क्या होता था कि सबका अपना, देखो गलत कोई नहीं, सब अलग है, तो सबका अपना होता था, अपनी चीज़ें होती थी। तो उस शो को भी थोड़ा आउट इंजॉय किया, तब हमें पता नहीं था कि क्या है क्या कुछ नहीं है। कुछ ऐसा कुछ मतलब आपके पूरे सीजन में आप रहे हो लास्ट तक, तो कुछ ऐसा कि जो आपको याद आता है कि हाँ ये एक ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहो? एक मेरा दोस्त है, अभी नाम नहीं लूँगा, मेरा बहुत खास दोस्त है, उसी में से है, उस सीजन में से ही है। बिग बॉस में आप पहचान जाओगे। तो उसने बोला पीपल मैग जहाँ सर्वे हुआ था, मैं ना 5वें नंबर पे आया और 6ठे नंबर पे सलमान खान था। मैंने तू तो घर में सबसे काला है यार, तू 5वें, मतलब कौन सा पीपल, कौन सा मतलब पीपल पेड़, मुझे पता नहीं पीपल मैगजीन होती है, मुझे ऐसी बात कर रहा हूँ, मैंने समझे ना, मुझसे ऐसी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं एक बहुत बड़ी किताब होती है, उसका सर्वे होता है वर्ल्ड वाइड, और वो बिग बॉस तो सारे सुनता था। मैंने अच्छे यार तू घर में सबसे काला है यार, चलो अच्छा सर्वे हो गया होगा। तो वीकेंड में सलमान खान आता था, मतलब देखो आवाज़ भी हंसता नहीं, सोच के एक सोफिया आई थी, बोली मैं वर्ल्ड में है ना टॉप 10 में सबसे खूबसूरत थी, मतलब उसमें। तो मैं सलमान खान बोला उल्टा तो नहीं सोच रही है, तो समझ रहे हो ना। तो सलमान खान बोला सगनाम ही घर में सबसे काला कौन है, मैंने कहा यही है। तो बोला कितने नंबर पे आया, 6ठे नंबर पे आया था, ये कह रहा 5वें पे आया था, आप 6ठे पे थे। तो मतलब कई फनी ऐसे इंसिडेंट होते थे। शर्ट है ना, मैंने आई बोट दिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 2 लाख, मेरे लिए हैरानी बात है 2 लाख रुपये शर्ट आता है, क्योंकि देसी की आता था 60-70 रुपये किलो, 2 लाख का शर्ट आता है भाई। क्योंकि मुझे ये बात आज भी याद है, मेरे दादाजी को गांव में सूट पहन के आ गया था, और वो सूट है ना तब 1200-1300 रुपये में कोट सिलता था। तो मैं गांव में, हम थोड़े छोटे थे, मैंने कहा दादाजी को बोला कि जी कोट सिलवा दो, ये तो बड़ा अच्छा, उसको बुलाया, बोला कितने का है, बोला 1200 रुपये का। बोला 1200 रुपये में 15 kg की आएगा, जब कपड़े मत पहन, चमकता रहेगा पूरे गाँव में, कहाँ सूट पहनेगा, ये देख ऐसा लग रहा है जैसे झोले में ताली डाल रखी है, पतला था, हिल रहा था सूट ऐसे ही। तो क्या था कि वो सलमान खान आया, फिर उसने तो ये पूछा कि भैया 2 लाख की, बोला जगराम ये शर्ट कितने की, मैंने कहा ये तो 2 लाख की बता रहा है, तेरे कितना, मैंने कहा 30 रुपये निकल, 20 रुपये बनिया, 20 रुपये निकल, 30 रुपये बनिया है। बोला अच्छा, बोला तेरे हिसाब से क्या है, आपके हिसाब से। मैंने कहा भाई साहब देखो, पहले चीनी बोरी आती थी, वो आती थी 500-600 रुपये की, अब हो गई 700-800 हज़ार की।
उसको सिलवा के और उसका सूट पहन लो, कुर्ता पहन लो, शरीर में जाना तो अच्छा लगेगा, नहीं तो वैसे ही घूमते रहेंगे। तो बहुत फनी होते। देखा नहीं था, आडवाणी जी थे हमारे उसमें, वो काका के साथ होता था, हालांकि मैंने बाद में सॉरी बोला उनको। वो सोती थी, बोलती थी पूजा कर रही है और सो जाती थी ऐसे, डिस्टर्ब मत करना। अब बोल रहे भैया ये पूजा ये क्यों कर रही है, पूजा हम भी करेंगे, समझ रहे ना। दिन में थके रहते थे तो सारे एक से एक, मतलब एक से एक वो थे। एक और रजत था, बोला मुझे है ना, मैं हीलिंग करता हूँ, बहुत मोटा था, सो जाता था ऐसे ही। और दोस्त था मेरा, तो मैं उसको हाथी बोलता था। तो मैंने कहा भैया हीलिंग हमें भी करनी है, क्योंकि सोफे पे तो वो सारे मतलब एक से एक यूनिक थे। वो सारी चीज़ मैं याद करता हूँ ना, अब मैं हंसता हूँ। तो कोई इंसिडेंट हुए बहुत, जो मतलब नाम नहीं लूँगा, ढेर सारे, जो बहुत यूनिक इंसिडेंट रहते थे। तो वो सारी चीज़ जिस भी शो में जाते हो आप सीखते हो, तो वो सारे इंसिडेंट थे। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें थी। कोई ऐसा था नहीं कि ये खराब है, ये अच्छा, ये नो। जब आप एक्टिंग के उसमें दुनिया में गए तो उसमें क्या आपको चेंज दिखा कि वहाँ की रियलिटी, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 लाइनों में आप उसकी रियलिटी बताओ, बॉलीवुड की रियलिटी, आप क्या बताओगे कि क्या है जो दिखता है वही है या देखो उससे अलग है? अब बॉलीवुड चेंज हो गया है, अब बहुत प्रोफेशनलिज्म हो गया है। पहले डिफरेंट होता था, आप जान पहचान से एक काम ले लोगे, 2 काम ले लोगे, फिर आगे तो आपकी जो आप में टैलेंट है वही टैलेंट काम करेगा। क्योंकि क्या होता है, पहचान से मिला हुआ काम थोड़े दिन टिकता है, और काम से मिली पहचान ज़िंदगी भर टिकती है। और नाम हो या पहचान हो, अपनी होनी चाहिए, भले छोटी हो। तो तब थोड़ी डिफरेंट रियलिटी थी, अब डिफरेंट रियलिटी हो गई, अब और प्रोफेशनलिज्म हो गया है। बाकी मैं कहूँगा कि देखिए, इंटरटेनमेंट से अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन है, कोई गलत नहीं है। स्पोर्ट्स है, इंटरटेनमेंट है, कोई भी लाइन अच्छी लाइन, कोई ख़राब नहीं है। उसको अच्छा बुरा हम बनाते हैं, वरना इतनी जल्दी फेम, इतनी जल्दी शोहरत, पैसा कहाँ मिलेगा आपको। तो गलत चीज़ कोई नहीं है। मेहनत वहाँ पे भी है, वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा मेहनत है। एक सीन आप कर रहे हो, एक बार हम कोई कच्छ भुज में शूट कर रहे थे, 52 डिग्री टेम्परेचर में, आप कोट वोट कम्बल वम्बल वो करके आपको धूप में बैठ दो, तो मेहनत है, हर जगह मेहनत है। कहने के लिए मैं कोई कुछ भी कह सकता हूँ, मगर वी कैन नॉट जज एनी वन, क्योंकि सब क्या क्या होता है कि सबका अलग रहता है। तो बॉलीवुड क्या है कि बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा है। अब एक आधा तो उल्टा सीधा तो हर जगह मिलता है, उल्टा पैदा हुआ सीधा पैदा हुआ, तो समझ रहे हो ना। बट ये क्या ये भी सच है कि आउटसाइडर्स जो है उनको ज़्यादा स्ट्रगल है? वो तो देखो, संघर्ष करने का मौका तो किसी से मिलता है ना, तो अच्छी बात है। हर दिन तो पहले तो सब कोई आउटसाइडर थे, इनसाइडर तो बाद में ही होते हैं। हाँ, बट जो इनसाइडर है कहते हैं उन्हें परोसा हुआ मिल जाता है, ऐसे स्पून फीडिंग हो जाती है। तो अच्छी बात है, किसी किस्मत है, कोई चल जाता है, किसी किस्मत नहीं हो रह जाता। अब जो हमारे जैसे होते हैं ना, उनको चांस कम मिलते हैं, मगर जब मिलते हैं ना तो फिर कमाल करते हैं। जो देर से आते हो देर तक टिकते हैं। तो मैं कभी इस चीज़ में मानता नहीं। और हमारा जो डीएनए है ना, जहाँ से हम गए हैं, हम काम मांग नहीं सकते, हम काम देने का जरिया बन सकते हैं। तो मैं कभी किसी को बोलता नहीं ऐसे नॉर्मली कि भैया ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। तो परमात्मा जो करता है, अपने प्रयास करते रहो, बाकी ठीक है। बाकी मैं टच उड़ के मेरे पास बहुत काम आता है, कभी काम की कमी नहीं रही। मगर तो मुझे समझ में आ गया काम ढंगा ये है, पहले पता नहीं था। पहले तो कुछ आप रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, फिर उसके लिए काम करते हैं। अब मैंने कुछ अपना स्टार्ट किया, गाने आ रहे हैं, बाकी चीज़ें आ रही है। तो मैंने कहा से ढेर सारे बच्चों के जरिए, अपने टीवी मेरी बहुत पकड़ है, मैंने टीवी के बहुत शोज़ किए। और कई आज जो टीवी के देश के अपने टॉप स्टार हैं, वो कई बच्चे ऐसे जिनका जरिया माध्यम में बना था प्रोड्यूसर को फ़ोन करने का कि भैया नहीं करूँ, चूल्हा चुका जले तो अच्छी बात है। तो वो सब है। अभी मैं एक नोटेबल डायरेक्टर के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ, जो आएगी, मतलब किसी इंसान की बायोपिक है। तो मेरा ये मानना है कि काम भले ही थोड़ा करो, मगर क्वालिटी करो, अच्छा करो, नहीं तो फ़ायदा कुछ है नहीं। और बिग बॉस और ये सब देखो, बहुत अच्छे शो में, बढ़िया बात है, मगर एक ग्रेड नहीं है, मतलब ग्रेडिंग वो नहीं है जो अपनी सोच के हिसाब से। देखो उस टाइम में चला गया, मुझे फ़ायदा हुआ, नो डाउट। हो सकता है कि भैया अब भी चला जाऊँ, मैं कुछ भी बात कह रहा हूँ, मगर एक जो कहते हैं, जो क्लासी काम होता है ना, वो उतना क्लासी नहीं है जितना क्लासी होना चाहिए। और बिग बॉस इसलिए चलता है कि हमारे घर में कुछ हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे घर में क्या हो रहा दिख रहा है, अपने चाहिए दोनों फूट जाए, सामने वाले की ज़रूर फूटनी चाहिए। तो मतलब वो थोड़ी सी आदत है, थोड़ा सा वो स्पाइस आता है, जो आजकल के नए बच्चे हैं वो इसमें और थोड़ा ज़्यादा वो करते हैं। तो यही कारण है कि ये सब वर्क करता है। मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आपने 16 लड़कियां 7 लड़के ले रखे, जो जिनका पूरा मतलब आप ही देख रहे हैं, उनका सब कुछ आपने मतलब एक टाइप से अडॉप्शन किया हुआ उनका। तो जी 16 लड़कियाँ 7 लड़कियाँ नहीं, अब 175 बच्चों की फैमिली हो गई है। करता तो परमात्मा, मैं तो पोस्टमैन चिट्ठी इधर से उधर करता हूँ, जिसमें से 95 लड़कियाँ हैं और 80 समथिंग कोई लड़के, 80-85 के करीब।
तो उनकी एजुकेशन का यूनिफॉर्म का हम जरिया बनता हूँ। तो आप कहाँ से, मतलब ये आप ही के गांव के हैं या कहीं से ऑल ओवर द इंडिया? आपने बोला 5 बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं सरकारी स्कूल में या उसमें, तो मैं वहीं पे अकाउंट खुलवा के उनका जरिया बन जाऊँगा। एजुकेशन का यूनिफॉर्म का पूरे साल का पैसा उस प्रिंसिपल के साथ अकाउंट में डाल देंगे। वो पूरी कहीं पे भी हो, बस वो सही हो, जेन्युइन हो। मैंने एक बच्ची को देख के स्टार्ट किया था, उसके पैरों में जूते नहीं थे, ये सब नहीं था। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि एक बार मैंने देखा कि यार इनका साल का इतना पैसा जाएगा, वो पैसा होता नहीं मगर परमात्मा भेज देता है। कि कई चीज़ें क्या होती है कि अब देखो मैं लिमिटेड काम करता हूँ। गुटखा मैं नहीं प्रमोट करता, कोल्ड ड्रिंक मैं प्रमोट नहीं करता, वाइन सिगरेट शराब मैं प्रमोट नहीं करता, बैटिंग ऐप मैं प्रमोट नहीं करता। पहले कभी एक स्पोर्ट्स का ऐप प्रमोट किया, पता नहीं होता था, बाद में पता चला बैटिंग है, लेकिन वैसे ही बता देता कि स्पोर्ट्स है। तो अब दूध बिस्किट वाले बाकी फिर बच्चन साहब के पास जाएंगे, दूसरे पास जाएंगे, तो फिर आपके पास एक लिमिटेड ब्रांड रह जाती है, लिमिटेड चीज़ के साथ जिसके साथ आप एसोसिएट हो सकते हो। तो ऐसे ही मैं अब फिल्मों में नेगेटिव रोल मैं नहीं करता ज़्यादा, बाकी चीज़ें मैं नहीं करता, नहीं तो मैं और कर लूँ, ढेर सारा काम करूँ। तो क्या होता है कि फिर आपको सही चीज़ें करने के लिए पर्टिकुलर वो काम करना पड़ता है। तो मैं वही काम करने की कोशिश करता हूँ। या तो बहुत बड़ा काम करते हैं ऐसे इंसान, या फिर कम करते हैं, मगर जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं उसको इन्जॉय कर रहा हूँ। तो इन्जॉय कर रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मैं जिस दिन जिस चीज़ को इन्जॉय करना बंद कर दूँगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ नहीं। अब जैसे MMA करना है, इस चीज़ में सब हंसते हैं, सब हंस रहे हैं, सब बात कह रहे हैं, मगर मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो लाइफ पे वही है ना, आप एंजॉय करते रहो, आप आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। मुझे कुछ ऐसे जानना है, जैसे घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ये मिथ है कि, मतलब ये मिथ है कि घी से आप मोटे हो जाओगे? जी, घी बिल्कुल खाना चाहिए, 100% खाना चाहिए। घी खाने से मोटा कभी नहीं होता। सूखी लकड़ी पे आप घी डालने लग जाओ, 10 दिन में लकड़ी लाल हो जाएगी। तो जो मिथ है ना, घी भले देसी होना चाहिए, सही होना चाहिए। जो मार्केट में बिकते हैं ना घी, वैसे हो जाते हैं, गर्मियों में तो जम जाते हैं, सर्दियों में पिघल जाते हैं। वो नहीं, घी अपने वहाँ से लो जहाँ से उसका स्रोत अच्छा है। दूध बिल्कुल पीना चाहिए, दूध पिए तो कैल्शियम है, सारी चीज़ें हैं। दूध का स्रोत भी देख लो, या तो कोई अच्छी कंपनी का आप पैकेट वाला ले रहे हो तो, या फिर कोई स्रोत है कोई आपका सीधा किसान से या किसी से, या दूध वाला कोई परिवार में, तो ठीक है। एग अंडे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? एक आलू खा लिया, एक अंडा खा लिया, उधर उधर तो वो सेम बराबर का वो चीज़ें हैं। बाकी जो 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 कहते हैं कि भैया ये एग खाओ, ये प्रोटीन मिलेगा, रो मिलेगा, देखो मैंने भी खाए हैं पहले, मैं मना नहीं करूँगा, नहीं खाए हैं, मगर मेरे हिसाब से जो खाता है उसके लिए ठीक है, मगर कोई खाने की मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि खाना चाहिए, खाने से कुछ होता है। जो लोग प्रोटीन, आजकल प्रोटीन मिल रहे हैं मार्केट में, मोटे होने के लिए भी, पतले होने के लिए भी। देखो आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप लो, नॉर्मली मान लो आप कमाते हो 1 करोड़ रुपया, मैं आपको 2 करोड़ रुपये दे दूँगा, आप कहाँ काम करोगे? आप आराम से बैठ के रेस्ट करोगे। अगर ज़्यादा खाएंगे ऊपर से तो इंटरनली बॉडी काम करना बंद कर देगी। मैंने कहता प्रोटीन बहुत अच्छी चीज़ है, मगर मिसयूज़ तो हर चीज़ गलत है ना, और यूज़ होना चाहिए तब उसका फ़ायदा। आप मील रिप्लेस कर रहे हो प्रोटीन से तो गलत बात है। खाना नहीं खा रहे, मैंने प्रोटीन ले लिया तो वो शरीर में नुकसान कर रहे हो। और खाने की जगह जैसे सूप वो कर दिया जाता है कि सूप ले लो, तो जो मार्केट में आते हैं नो सूप वगैरह जैसे जो भी आते हैं, तो ये सही है सूप को रिप्लेस कर सकते हैं? सूप अपना बनाओ ना जी खुद। जो चाय कॉफ़ी पीते हैं उनको बताता हूँ कि हल्दी वाली टी पियो भैया, एक हल्दी वालों को अच्छी, और थोड़ा गुड़ डाल के पियो, शरीर में अच्छी लगेगी। अब पैकेट में बनाया हुआ सामान देखो, ठीक है, मजबूरी नाम तो वो है ही, मतलब मजबूरी आगे बोल नहीं सकता, मजबूरी तो मजबूरी। अरे वो कहते हैं कि मजबूरी का काम है जी, तो मजबूरी का तो कर नहीं सकते ना, मतलब अगर खुद बनाओगे तो सबसे बेस्ट। मैं लास्ट में आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी। 5 ऐसी एडवाइस जो आप, जो यंगस्टर हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनको क्या देना चाहेंगे? 5 ऐसी एडवाइस। मैं उनको बात बताना चाहूँगा कि भैया अगर हम अपना मूल्यांकन करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, दूसरे का मूल्यांकन करेंगे तो बहुत दुखी रहेंगे। सेकंड थिंग, आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, और सबसे बड़ा आपका ऑनेस्टी, ये चारों चीज़ें आपके अच्छे वक्त की गवाह बनेंगी। और जो भी काम करो, एथिकल काम करो। एक और एडवाइस दूंगा मैं ये सभी यंगस्टर को, यूथ को, कि भैया जो भी काम करो वो काम अगर समाज का, देश का, अगर समाज के देश के लिए फ़ायदे के लिए हो रहा है तो काम कीजिए, अदरवाइज इससे आपको कोई फ़ायदा है नहीं जो भी आप काम करते हो। और सबसे बिगेस्ट एडवाइस, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर क्रेजी आइडियाज़। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप दूसरे का विश्वास जीत सकते हैं। नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक वो है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता।
तो अपने आप में विश्वास करो, अपनी शक्ति पहचानो, अपनी ताकत पहचानो। वी ऑल कैन डू वंडर। और एक और चीज़, एक सवाल जो मेरा रह गया है, मुझे वो ज़रूर जानना है कि आप जिसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वहाँ से लेके प्रधानमंत्री के घर तक की जो यात्रा है वो कैसी रही? कैसा था आपका एक्सपीरियंस जब आप पीएम के घर पे आप इनवाइट किए गए? देखो, अब मौका मिलता है, परमात्मा की कृपा से मैं देश की जो गणमान्य इंसान उनसे मिलता हूँ, वो किसी पोस्ट पे हैं। मगर मैं एक गांव में होता था और एक किराए की साइकिल होती थी, किसी दूसरा किराए पे लेता था, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे। उस साइकिल में बैठ जाता था, सोचता था कि भैया दुनिया मेरी है, चाहे मैं प्रधानमंत्री आवास पे जाऊं या मैं वाइट हाउस जाऊं, मैं हमेशा उस बच्ची को ज़िंदा रखता हूं कि भैया अगर ये बच्चा मर गया ना तो ये सारी चीज़ फालतू की है। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जहाँ पे भी करता हूँ, बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में ढेर सारे मौके मिल रहे हैं अलग अलग काम का, अलग अलग कार्य करने के, अलग अलग मैं पेन लेता हूँ, अलग अलग चीज़ें करता हूँ। मगर मैं हमेशा अपने क्रेजी आइडियाज़ पे बिलीव करता हूँ। मैं बोलता हूँ ना, बीइंग नॉर्मल इज़ बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। तो जहाँ पे मिलता हूँ, जहाँ पे भी जो भी मुझे मौका मिलता है, उसको बखूबी मैं ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। कई बार वो गलत होता है, क्यों कहते हैं ना कि जब आप अच्छा कार्य करोगे तो भैया सक्सेस होगे तो अच्छी बात है। और मैं सक्सेस डिफीट में कभी बिलीव मत करो, आप सबको बता रहा हूँ, प्रोसेस का मजा लो। आई इन्जॉय प्रोसेस। तो अगर आप सफल हो गए तो अच्छी बात है, सफल हुए तो कैप्टन बन जाओगे, यानी सबको रास्ता दिखाओगे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के मुझे संसद भवन में बुलाना या उनसे मिलना या वो पूरी संसद देखना या बाकी चीज़ें वो करना, तो वो एक सम्मान की बात है कि भैया हमें पता नहीं था कि हम कभी जाएंगे। पहले हम सोचते थे कि भैया प्लेन कैसे उड़ता है, अब आज आप बिज़नेस क्लास ट्रैवल करते हो, नॉर्मली ट्रैवल करते हो तो बैठ के वो देखते हो कि भैया सब चीज़ें ये हैं। कभी पहले जब पुलिस में थे तो हमें पता नहीं होता था कि इंस्पेक्टर क्या रैंक है, कि ये सब क्या रैंक है। आज मैं वहाँ जाता हूँ जो अपने देश के सिविल सर्वेंट हैं, जो उनको करने के लिए कि भाई उनको आप सिखा सकते, कुछ करते हो। अब वैसे तो IIT कभी IIM ये सब जा नहीं सकते, ये परमात्मा की मेहर है कि आज मौका मिलता है उनको कुछ सेमिनार पढ़ाने का, बात करने का, भैया हार्वर्ड तक जाने का। वैसे तो एक क्लास में फेल हो गया था, हमें पता है क्या था। तो हिंदी में मेरे, ये बड़ा फ़नी किस्सा, हिंदी में मेरे 6 नंबर थे और इंग्लिश में आगे 11। तो मास्टर बोला भैया स्कूल एक काम करो, सब 10-10 रुपये लेके आओ, एक स्टूडेंट बहुत मतलब होनहार है, उसको बाहर भेजेंगे, हार्वर्ड भेजेंगे। तो मुझे पता नहीं था कि वो होनहार स्टूडेंट कौन है। तो प्रेयर में प्रार्थना मुझे बाहर निकाला गया। फिर बोला भैया ये आज इसकी मातृभाषा में इतने नंबर और इंग्लिश में इतने नंबर है। तो मैंने पूछा जी हार्वर्ड क्या है? बोला बेटा तू तो हार्वर्ड की स्पेलिंग भी जान जाएगा, तेरी ज़िंदगी में बहुत है, छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। और घर वालों का क्या रिएक्शन था? तो सुनो, तो जब हार्वर्ड का वो आया ना, जब मैं स्पीच दे रहा था तो मुझे मास्टर याद आ गया था कि मास्टर जी मैं तो हार्वर्ड की स्पीच दे रहा हूँ, पर आप ये रह गए हो। हमने कोरोना काल में बहुत ऑनलाइन ही। घर वालों का क्या रिएक्शन था घर पे आके? कहते यार ये पता नहीं तो करता क्या क्या समझ में नहीं यार। नहीं, उन्होंने बोला नहीं होगा कि ये 11 नंबर कैसे आ गए इंग्लिश में, वो भी घर वालों का तो मतलब ऐसे वो 11 नंबर के साथ वाले नकल कर लिया था हमने, मतलब देख लिया था वो, समझ रहे ना। हम तो वो होते थे, वो कहते ना कि नकल भी करते ना, नकल में वकल चाहिए होती है, वो ऑनलाइन छवि होती है, वो छापने वाले वैसे बाद में जी ठोकर खा का समझे कि ये चीज़ें सही है, चीज़ें नहीं हैं। तो बाकी वही है कि अपनी ज़िंदगी जियो और अपने जो क्रेजी आइडियाज़ हैं उन पर बिलीव रखो, लाइफ भी वही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? जी ममता जी, थैंक यू सो मच। आपसे मुझे ऐसा लगा कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा लगा कि हम घर में बैठ के बात कर रहे हैं। थैंक यू। जय माता दी। आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे किन्हें देखना चाहते हैं एज अ गेस्ट, वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। आप जिन गेस्ट का भी आप नाम लिखते हैं, प्लीज़ क्वेश्चंस भी आप साथ में लिखिए, क्योंकि वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं जब मैं उनसे बात करती हूँ तो। और इस पूरे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएंगे, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। पूरे पॉडकास्ट को आप वहाँ जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है उसको देख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। जय माता दी।